पार्ट 15 कहानी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। लेकिन पार्ट 14 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आरव जो कभी साक्षी को मायके भेजना ही नहीं चाहता था, आखिर खुद उसे छोड़ने जाता है। मायके में पूजा और रिश्तेदार आरव के गुस्से का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साक्षी पूरे गर्व और अपने पति और ससुराल का साथ देती है। साक्षी से दूर न रह पाने की वजह से आरव पूरा परिवार लेकर अचानक उसके मायके पहुंच जाता है। दोनों की रोमांटिक मुलाकात, आरव की प्यारी जलन और फिर मूर्ख बेवकूफ़ वाली बात, साक्षी का नाराज होना कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आता है। अब कहानी में आगे। आरव के जाने के बाद सारे घर वाले साक्षी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। साक्षी जानती थी कि यह सब सिर्फ आरव के वजह से उसे इस तरह से देख रहे हैं। साक्षी की मौसी थोड़ी सी साक्षी की तरह नटखट थी। उन्होंने आइसक्रीम का कप टेबल पर रखा और खड़ी होते हुए बोली, जान, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगी क्या? साक्षी ने अपनी मौसी को देखा। उन्होंने जान शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। साक्षी की नज़रों को ऊपर महसूस करके मौसी मुस्कुराते हुए बोली, जान, बहुत प्यास लगी है। उन्होंने फिर से जान पर बहुत जोर दिया। मौसी, साक्षी अपनी गाल फुलाते हुए बोली। तभी मौसी जी बोली, ओफो जान, क्यों जान को परेशान कर रही हो? इस बार मुंह फुलाने की बारी मौसी की थी। मौसी मौसा जी को देखकर बोली, मुझे तो आप बबली बुलाते हैं ना, बबली बुलाइए। और इस जान को तो अब पूरी जिंदगी जान ही बुलाने वाली हूँ। क्यों जान? कहकर उन्होंने साक्षी की ओर देखा। मैं नहीं देती आपको पानी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वह जैसे ही 2 कदम पीछे हटी, पूरा घर इस वक्त बोला, गुड नाइट जान। साक्षी ने पलटकर सबकी तरफ देखा। उसकी लगभग सभी के साथ अच्छी बनती थी। वह हमेशा ही मस्ती में आगे रहती थी, लेकिन उसे रिश्ते निभाना भी आता था। इसीलिए उसने सभी रिश्तेदारों के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखी हुई थी। आप सब बहुत बुरे हो, मैं आप सबसे बात नहीं करूँगी, कहकर साक्षी पलटी और अपने कमरे की ओर भाग गई। महेंद्र जी अपनी बेटी के लिए खुश थे। आखिरकार उनकी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बसने लगी थी। बेचारा आरव आखिरकार घर आ ही गया। अपने कमरे में जाकर चेंज करके वह कोशिश करता रह गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी को कैसे मनाए। वह अभी घर में होती तो झट से मना लेता, पर यहाँ तो वो थी ही नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तो साक्षी के बिना अब उसे वैसे भी नींद नहीं आती थी, और दूसरी तरफ वह नाराज थी। आरव कई बार कॉल कर चुका था, पर हद तो तब हो गई जब साक्षी ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब आरव को नेहा की याद आई। वह नेहा से भले ही लड़ ले, पर वह उसकी दोस्त थी। पूरे रास्ते दोनों लड़ते आए थे। आरव अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था, और नेहा भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। नेहा का बेडरूम, इधर शिवम के कमरे में नेहा एक ढीला ढाला कपड़ा लेकर बाथरूम में गई। शिवम अभी चेंज करके आया ही था और अपने घर के कपड़ों में आराम से सोने के लिए बिस्तर की ओर बढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। शिवम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आरव खड़ा था। भाई, नेहा कहाँ है? शिवम तो सारी बात जानता था, इसीलिए उसे यह भी पता था कि इस वक्त वह नेहा को क्यों ढूंढ रहा है। शिवम पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो अभी अभी नेहा बाथरूम से चेंज करके आई थी। अपने ढीले ढाले मैक्सी सूट में नेहा सामने आई। नेहा ने आरव की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? सो जा, बहुत रात हो गई है। आरव, बाहर आना, बात करनी है। आरव बोला, सो जा, बहुत रात हो गई है, नेहा ने फिर से कहा। तो आरव ने एक मासूम सा पपी फेस बनाकर नेहा की ओर देखा। अचानक आरव को ऐसा देखकर नेहा जैसे 7 साल पहले की यादों में खो गई। वह मुस्कुराकर बोली, तू सोफे पर बैठ, मैं आती हूँ। आरव पलटकर बाहर सोफे की ओर चला गया। नेहा शिवम की ओर घूमी। शिवम नेहा को देखकर वही सोच रहा था जो नेहा सोच रही थी। नेहा 2 कदम आगे बढ़ी और शिवम से गले लग कर बोली, शिवम, आरव, मेरा आरव वापस आ गया। मुझे मेरा पहले वाला आरव मिल गया।
देखा मैंने। आज शायद 8 साल बाद उसके चेहरे पर वह मासूमियत दिखाई दी। नेहा शिवम के गले लगते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही सही उसकी ज़िंदगी में सही लड़की आ गई। उसे वह प्यार मिल गया जो वो डिज़र्व करता था। कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हें वापस मिल गया। नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं आती हूँ उससे बात करके। मुझे पता है साक्षी को मनाने का आइडिया मांगेगा। आप जल्दी से आ जाना मुझे बुलाने के लिए, वरना पका देगा। शिवम ने नेहा के माथे पर किस किया और उसे जाने के लिए कहा। नेहा जब बाहर हॉल में आई तो आरव सोफे पर बैठा हुआ था। नेहा उसके बगल में जाकर बैठ गई। आरव ने जैसे ही देखा कि नेहा आ गई है, वह उसके पास खिसक आया। फिर उसने अपना सिर नेहा की गोद में रखा और सोफे पर पैर फैलाकर लेट गया। उसके बाद नेहा का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया और बोला, तू सब देख रही है ना? नाराज हो गई मुझसे? 6-7 बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार भी कॉल नहीं उठाया। उसने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया। नेहा धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। यह वही आरव था जो रंभा शादी से पहले उसके साथ हुआ करती थी। रंभा ने आकर आरव को बहुत बदल दिया था, यहाँ तक कि आरव और नेहा के रिश्ते के बीच में भी एक लंबी दूरी आ गई थी। तू बोलता भी तो गलत है। तुझे किस एंगल से बेवकूफ़ लगती है? तुझसे ज़्यादा समझदार है वो। आरव ने नेहा का हाथ पकड़कर अपने गाल पर हल्का सा मारते हुए कहा, यार बस ऐसी ही बातों बातों में बोल दिया था मैंने। आई नो वो बहुत समझदार है। तभी तक शिवम भी अपने बेडरूम से निकलकर किचन की ओर पानी लिए जा रहा था। नेहा ने आंखों से उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वह पानी का बोतल लेकर नेहा के पास आकर बैठ गया। आरव आंखें बंद किए हुए लगातार बोले जा रहा था, तू कोई आइडिया दे ना, मैं मना लूँगा उसे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना, पता नहीं क्यों। अभी तो 1.5 महीना ही बस हुआ है हमारी शादी को, और कुछ घंटों की दूरी में ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से वह मुझसे दूर है। नेहा मुस्कुराई और अपना सिर शिवम के कंधे पर रखते हुए बोली, तू अपने प्यार का इजहार किया उससे? तुझे प्यार हो गया है उससे? नहीं, अभी नहीं कहा मैंने उसे, लेकिन मैंने यह बता दिया कि वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरव अभी भी आंखें बंद किए हुए बोले जा रहा था। शिवम भी आरव की बात पर मुस्कुरा दिया। अपनी बकबक में वह अपनी दोस्तों को नींद आने लगी थी। आरव ने अपना सिर नेहा की गोद में रखा हुआ था, जबकि नेहा ने अपना सिर शिवम के कंधे पर टिका रखा था और शिवम ने सोफे से अपना सिर पीछे टिकाया हुआ था और धीरे धीरे नेहा के बालों को सहला रहा था। उसी समय गीता देवी किसी काम से बाहर आई। आज जाने कितने सालों बाद अपने परिवार को इस तरह साथ देकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उस पल को एक तस्वीर ले ली, फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचकर उन्होंने वही तस्वीर साक्षी को भेज दी। साथ ही उन्होंने लिखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने से मुझे 7 साल पहले वाला आरव वापस मिल गया। साक्षी अभी मोबाइल में ही लगी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजा। मैसेज पढ़कर उसने तस्वीर खोली। तस्वीर में नेहा सोफे पर बैठी थी। आरव उसके गोद में सिर रखा हुआ था और नेहा का सिर शिवम के कंधे पर टिका हुआ था। साक्षी ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर उसके होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आरव की नींद उड़ाकर साक्षी अपनी चैन की नींद सो रही थी, जबकि आरव सुबह 5 बजे ही उठ चुका था। आज अपनी जिम वर्कआउट करने के बजाय वह वॉक के लिए बाहर निकल आया। साथ ही उसके दिमाग में साक्षी से मिलने का और उसे मनाने का भी प्लान चल रहा था। साक्षी और उसके घर के बीच पैदल लगभग 1 घंटे की दूरी थी, लेकिन वह जॉगिंग करते करते उस घंटे की दूरी को लगभग 30 मिनट में पूरा कर चुका था। उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड आ रहे थे, जो उसकी तरह ही नॉर्मल कपड़ों में थे। इधर साक्षी के घर में अभी सुबह सुबह सब उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे और आलस से भरे हुए थे। रसोई ने सबके लिए चाय कॉफ़ी चढ़ा दी गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर दौड़कर आया और दरवाज़ा खोला। लगभग आधे से ज़्यादा लोग इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे और रजाई ओढ़े हुए थे, तो कोई स्वेटर पहने हुआ था। माहौल देखकर लग रहा था कि शादी का घर है और ठंड का मौसम है। आरव को देखते ही सब अपनी अपनी जगह छोड़कर खड़े होने लगे। आरव ने देखा कि हॉल में ढेर सारे गद्दे बिछे हुए हैं। शायद मेहमान ज़्यादा थे, इसीलिए हॉल में भी उनके सोने की व्यवस्था की गई थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरे आने से आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आरव ने कहा।
महेंद्र जी आगे बढ़ते हुए बोले, अरे बेटा डिस्टर्ब कैसा, अभी तो सब उठने ही वाले थे, आओ बैठो। नहीं, मैं बस वॉक कर रहा था तो वॉक करते करते यहाँ तक आ गया। मैंने सोचा आप सबको भी गुड मॉर्निंग विश कर दूँ। बाहर नारियल पानी वाला दिख गया तो मैं कुछ नारियल पानी भी लेकर आ गया। कहते हुए उसने दरवाजे के बाहर देखा जहाँ उसके चारों बॉडीगार्ड अपने हाथों में नारियल पानी की थैलियाँ पकड़े खड़े हुए थे। शादी में आए मेहमानों ने भी उस ओर देखा। 6 फीट के हट्टे कट्टे आदमी अपने हाथों में ढेर सारी नारियल पानी की थैलियाँ पकड़े हुए थे। आ जाओ तुम लोग, आरव ने आवाज़ लगाई। बॉडीगार्ड्स नारियल पानी लेकर अंदर आए तो घर के कुछ लोग आगे बढ़े और उनके हाथों में नारियल पानी ले लिया। महेंद्र जी ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन सब की ज़रूरत नहीं है बेटा, अच्छा नहीं लगता, जब भी तुम आओ तो कुछ न कुछ लेकर ही आते हो। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वो तो बस बाहर दिख गया इसीलिए लेकर आ गया, बाकी ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आप इतना भी मत सोचिए। कहकर आरव ने अपनी नज़र पूरे घर में घुमाई। साक्षी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सोकर नहीं उठी क्या? आरव ने मन ही मन कहा, उठेगी भी कैसे, गहरी नींद में जो सो रही होगी। तभी मौसी ने एक छोटे बच्चे को बुलाया, मुन्ना इधर आना। मुन्ना उछल कूदता उसके पास गया। मौसी ने उसके कान में कुछ कहा और उसे साक्षी को बुलाने के लिए भेज दिया। महेंद्र जी तब तक आरव को बैठने के लिए कहने लगे। मुन्ना उछलते कूदते उस कमरे में गया जिसमें इस वक्त जानवी, भाभी, पूजा और साक्षी तीनों सो रही थी। वह जोर से चिल्लाया, उठ जाओ सब लोग। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि नीचे हॉल तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। तीनों एक झटके से उठकर बैठ गई। भाभी ने गुस्से से कहा, ये कौन सा तरीका है उठाने का, जबकि पूजा उसे घूर कर देख रही थी और साक्षी तो अभी जैसे नींद में ही थी। वह अपनी आंखें मलती जा रही थी। अब तीनों में से जान कौन है? बच्चे ने बहुत मासूमियत से पूछा। जान शब्द अपने कानों में पड़ते ही साक्षी, जो आलस से अपनी आंखें मल रही थी, आंखें छोटी करके बच्चे को देखने लगी, जबकि पूजा और जानवी, जो साक्षी के दोनों तरफ सोई हुई थी, उसकी तरफ घूम गई। बच्चा होशियार था, वो समझ गया कि यही जान है। अच्छा तो आप जान हो? बच्चे ने कहा। पता नहीं कैसे, लेकिन साक्षी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अच्छा सुनो जान, तुमसे मिलने तुम्हारा जान आया है, मुन्ना ने कहा। साक्षी बच्चे को देखकर बोली, मुन्ना पिटेगा मेरे हाथों से अगर तूने मेरा मजाक उड़ाया तो। मुन्ना 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा जान, तुम्हारा जान आया है। मुन्ना के बच्चे रुक, तुझे छोड़ूंगी नहीं। साक्षी बिस्तर से नीचे उतरी और मुन्ना की शिकायत उसकी माँ से करने के लिए आंखें मलते हुई कमरे से बाहर आ गई। मुन्ना मौसी के पीछे छिपते हुए बोला, नानी बचाओ, नानी बचाओ। मेरी जान को बोला कि उसका जान आया है तो जान मुझे मारने आ रही है। तभी साक्षी आलस से चलते हुए वहां पहुंची। बाहर आकर उसके कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि सामने आरव मुस्कुराता हुआ खड़ा था। गुड मॉर्निंग जान, आरव ने कहा और साक्षी की ओर बढ़ गया। मौसी दोनों हाथों से आरव की बलैया लेते हुए बोली, हाय मेरा दामाद, कितना सोना है। साक्षी ने एक नज़र अपनी मौसी को देखा, फिर दूसरी नज़र आरव की तरफ। इतनी सुबह सुबह क्या हुआ, सब ठीक है ना? आरव बेशर्मों की तरह आगे बढ़ा और साक्षी के बिखरे हुए बालों को अपने हाथों में समेटते हुए पीछे उसका जूड़ा बनाते हुए बोला, वॉक करके आया था तो पहले गुड मॉर्निंग बोलने आ गया। पूरा घर हैरानी से इस वक्त आरव को देख रहा था। साक्षी की आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं थी, वह अभी आधी नींद में ही थी। आरव उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, सुबह वॉक करना चाहिए, तुम तो बस सोती ही रहती हो। साक्षी की ठीक से नींद भी अभी नहीं खुल पाई थी और आरव उसका हाथ अपने हाथों में थामे घर से बाहर लेकर निकल चुका था। पूजा की माँ, जो इस वक्त रसोईया में चाय के साथ सबके नाश्ते के बारे में बताने आई थी, उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर बोली, हाय राम, बेशर्मी की तो हद है, इस आदमी में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। मौसी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाय मेरी साक्षी के तो भाग खुल गए। दीदी, मैंने आपसे 2 दिन तक लड़ाई की थी कि आपने मेरी फूल जैसी बच्ची को किस हिटलर के हवाले कर दिया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बच्ची सही हाथों में और सही घर में है। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। आरव का तो मैंने इन 2 दिनों में देख ही लिया कि वह साक्षी से कितना प्यार करता है।
जबकि पूजा की माँ मुंह बनाकर रह गई। पहले उन्हें साक्षी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब आरव और साक्षी की इस नज़दीकी को देखकर और अपनी बेटी की किस्मत में एक ऑफिस में काम करने वाला, महीने की सैलरी उठाने वाला रॉबिन को देखकर उन्हें अफसोस होने लगा था। कहीं ना कहीं यही हाल पूजा का भी था, जो इस वक्त घर से बाहर आ गई थी। जिस आरव के बारे में उसने सुना था वह तो गुस्सैल, हमेशा लड़ने झगड़ने वाला आदमी था, लेकिन 2 दिनों से वह जिस आरव को 3 दिन से देख चुकी थी, पहली बार जब वो साक्षी को छोड़ने आया था, दूसरी बार जब वो रात को आइसक्रीम लेकर आया था, और तीसरी बार अभी, और तीनों ही बार आरव उसे किसी रोमियो से कम नज़र नहीं आया था। साक्षी की नींद अभी गई भी नहीं थी जब आरव उसे अपने साथ तेज कदमों से बाहर लेकर आ गया था। आरव जानता था कि अभी अभी साक्षी के दिमाग में कल रात वाली बातें नहीं चल रही होंगी। एक बार उसे सब याद आ गया, उससे पहले ही वह उसे घर से बाहर लेकर जाना चाहता था। बाहर जाते ही साक्षी ने अपने पैरों की ओर देखा, उसने तो चप्पल ही नहीं पहनी थी। वह आरव की ओर देखकर बोली, आप मुझे जॉगिंग के लिए लेकर जा रहे हैं और मुझे जॉगिंग शूज़ भी नहीं पहनाया। आरव को अब जाकर एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी लेकर आने के चक्कर में उसने उसके पैरों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आरव एक कदम पीछे आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो आज मैं जॉगिंग कर लेता हूँ, तुम राइडिंग कर लो। अब जाकर आरव के करीब आते ही साक्षी को होश आया कि, और उसे अचानक याद आया कि कल रात तो वो आरव से नाराज़ थी। आरव ने उसे मूर्ख और बेवकूफ़ कहा था। साक्षी के बदलते चेहरे को देखकर आरव भी समझ चुका था कि वह उसे सब कुछ याद आ चुका है। वह जल्दी जल्दी तेज कदमों से घर के उस छोटे से गार्डन एरिया में होते हुए बाहर सड़क की तरफ आ गया था। सामने 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। वैसे तो सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन ठंड का मौसम होने के कारण आसपास धुंध थी, जिसकी वजह से अंधेरा सा लग रहा था। साक्षी अपने पैरों को जोर जोर से हिलाती हुई बोली, उतारिए मुझे, उतारिए। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं तो मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मेरे साथ आप क्या करेंगे? जान, तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो? हाँ मिस्टर कपूर, मैं अभी भी इस बात को लेकर बैठी हूँ। और यह क्या जान जान लगा रखा है? हाँ, किसी के सामने आप मुझे जान कह देते हैं। साक्षी अपने पैरों को इतना ज़्यादा हिला रही थी कि आरव ने उसे वहाँ कार के बोनट पर ही बैठा दिया और उसके सामने खुद वहाँ खड़ा होकर बोला, तुम जान हो मेरी तो किसे जान कहूँगा? तुम्हें ही ना। नहीं, मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, तो मुझे मूर्ख कहिए, बेवकूफ़ कहिए। साक्षी नाराज होते हुए बोली, ऐसे ही कह दिया था। आई डोंट मीन डैट। आरव भी उसे मनाते हुए बोला, आपको नहीं लगता आप बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता? सुबह सुबह लड़ने नहीं आया तुमसे, सच कहता हूँ, पता नहीं पूरी रात कैसी बीती। आरव ने प्यार से साक्षी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा। साक्षी अब भी नाराज लग रही थी। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, आरव ने थोड़ा सा मस्का मारते हुए कहा। अच्छा, अपना फ़ोन दीजिए। आरव ने अपना फ़ोन साक्षी के हाथ में दे दिया। साक्षी ने नेहा का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग जाते ही नेहा ने फ़ोन उठा लिया। साक्षी एक एक करके कॉन्फ्रेंस कॉल लगाने लगी। पहले नेहा, फिर शिवम, फिर विक्रम, फिर पिंकी को कॉल किया। 2-4 रिंग जाने के बाद सभी ने अपना अपना फ़ोन उठा लिया था और आरव हैरानी से साक्षी को देख रहा था, जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ साक्षी? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं दी, बस 2 मिनट बने रहिए फ़ोन पर। अच्छा मिस्टर कपूर, आपने क्या कहा था? मैं मूर्ख और बेवकूफ़ हूँ? अभी इन लोगों को बताइए कि मैं क्या हूँ। साक्षी ने आरव की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए कहा। आरव साक्षी के हाथ से फ़ोन ले लेता है। फ़ोन स्पीकर पर था। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आरव, हमें बताओ, साक्षी मूर्ख और बेवकूफ़ है ना? नहीं, साक्षी बहुत समझदार है, आरव ने धीरे से कहा। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहेंगे? आप मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे? आरव समझ चुका था कि साक्षी बिना तारीफ़ सुने मानेगी नहीं। उसे शर्म भी नहीं आती साक्षी के बारे में बात करने में। जब वह उसके ससुराल में जाकर लोगों के सामने साक्षी का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ सकता था, तो ये तो उसके भाई थे, तो उल्टा आरव से ही डरते थे। हाँ, आप चारों लोग ध्यान से सुन लीजिए, साक्षी बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छी है, उसके जितना समझदार हमारे घर में कोई हो ही नहीं सकता है।
और एक बात, यह मेरी जान है। जान कहकर आरव ने मुस्कुराकर साक्षी की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए इस वक्त उसे देख रही थी। आरव ने फ़ोन काटकर अपनी पॉकेट में रखा और साक्षी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुमसे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि इतनी गहराई तक तुम मेरी ज़िंदगी में घुस चुकी हो। लव पर कभी भरोसा नहीं किया करता था, इस बात पर भी कभी यकीन नहीं होता था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जिसके बगैर मैं जी ना पाऊँ। पर देखो तुम आ गई। साक्षी, जो अब तक गुस्से में थी, आरव की बात सुनते ही उसका गुस्सा कब के फूर हो चुका था और वो आरव की आंखों में देख रही थी, जहां उसे सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। सुबह का वक्त था, ठंड का मौसम होने के कारण आसपास कोहरा था, इसीलिए अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। लेकिन इस वक्त न ठंड का एहसास आरव को था और न ही साक्षी को। सिर्फ रोड पर इक्का दुक्का लोग थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए आते जाते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई लव बर्ड्स चुपके चुपके एक दूसरे की बातें कर रहे हों। साक्षी को पकड़कर अपनी गले से लगाते हुए आरव बोला, नाराजगी गायब हुई तुम्हारी? साक्षी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो इनाम मिलेगा मुझे? आरव ने अपने चारों तरफ देखा। बॉडीगार्ड्स जो उसके साथ बाहर आए हुए थे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े थे। साक्षी इस वक्त आरव के दोनों बाजुओं को पकड़ी हुई थी। उसके अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। आरव एकटक उसे देख रहा था। अब उसे सिर्फ इतना पता था कि साक्षी उसकी है और वो साक्षी का। आरव ने अपना गाल साक्षी के आगे किया। साक्षी उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, यह जो आप मुझे जान जान बुलाते हो ना, आपको पता है पूरा घर मुझे चिढ़ाता है। इस बात से शिकायत करते हुए साक्षी मानो अपनी दोनों गाल फुलाकर सिर झुकाए बैठी थी। आरव उसके गालों को खींचते हुए बोला, कहने दो, सिर्फ याद रखना तुम सच में अब मेरी जान हो। कार के बोनट पर पलथी मारकर साक्षी बैठ गई। आरव अपनी बाजू से उसे जकड़ते हुए उसे बातें कर रहा था। पूरी रात बकबक को सुनने के लिए वह तरस गया था। घर के खाने से लेकर सोने वक्त तक, रजाई तक की बातें साक्षी ने आरव को बता दी। आरव बस मुस्कुराकर उसकी नॉनसेंस बातों को सुन रहा था। इतनी खुशी तो उसे करोड़ों की डील और प्रोजेक्ट को सुनकर भी नहीं होती थी जितनी कि वह बेमतलब की बातों को सुनकर हो रही थी। दोनों प्यार भरे मोमेंट्स में खोए हुए थे और किसी ने दोनों को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अपने मोबाइल से वह तस्वीर खींचने के बाद उसने उस तस्वीर को किसी को फॉरवर्ड करते हुए कहा, आरव कपूर, द न्यू रोमियो इन टाउन। कुछ पल तक यूं ही करके बोनट पर बैठा आरव साक्षी को प्यार मोहब्बत वाली बातें करता रहा और फिर थोड़ा सा अंधेरा छटने लगा तो उसने अपने मोबाइल में टाइम देखा। 6:30 बजने वाले थे। अब घर चले, मुझे लगता है मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली। साक्षी बोली, थोड़ी देर रुक जाओ ना, अच्छा लग रहा है तुम्हारा बात सुनना। आरव उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। साक्षी कार के बोनट के ऊपर अभी बैठी हुई थी। साक्षी अपने पैरों को नीचे रखते हुए बोली, अब चलते हैं, सब उठ गए होंगे, कहेंगे पता नहीं दोनों कहाँ चले गए और आप तो कुछ समझते भी नहीं हो। साक्षी ने जैसे ही अपने पैर नीचे रखे, ठंडी ठंडी जमीन को छूते ही वह फिर से उछल कर बोनट पर जाकर बैठ गई। आरव उसको देखकर हंसते हुए बोला, यह क्या उछल कूद लगा रखा है तुमने? मिस्टर कपूर, जमीन बहुत ठंडा है। आरव आगे बढ़ा, साक्षी का हाथ उठाकर उसे गोद में उठाया और अपने घर की तरफ चल गया। मिस्टर कपूर, नीचे उतारिए मुझे। साक्षी ने फिर से आरव से गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमने चप्पल नहीं पहनी। आरव बिना रुके चल रहा था। और हाँ, लेकिन मैं घर में ऐसे नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं जा सकती? आरव ने बहुत सीरियस होकर पूछा। एक तो आपकी जान कहने की वजह से पता नहीं सब मुझे कितना चिढ़ा रहे हैं। क्यों, इसमें चिढ़ाने वाली क्या बात है? आप कुछ नहीं समझते। साक्षी ने फिर से उतरने की कोशिश की। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि तुम मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकती। तुम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, मेरे ससुर भी नहीं। कहकर उसने साक्षी की नाक पर अपनी नाक टच कर दी। अब तक वह घर के अंदर आ चुका था। उसने साक्षी को नीचे उतारा तो साक्षी अपने चारों तरफ देखकर भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आरव की नज़र मौसी जी पर गई, जो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। एक्चुअली जल्दी जल्दी में उसने अपनी चप्पल लेकर नहीं आई थी। उसके पैरों में पत्थर लग गया होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा लगा हो तो डॉक्टर
को मैं भेज दूंगा, कहकर आरव बिना किसी डर के घर से बाहर निकल चुका था। अरे जमाई बाबू, चाय तो पीकर जाइए, मौसी पीछे से आवाज़ देती हुई बोली। साक्षी, जो अब तक अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, मौसी की बात सुनते ही उसके कदम रुक गए। फिर मौसी साक्षी की तरफ चलते हुए बोली, साक्षी जा पहले कॉफ़ी बना ला, खुद ही बनाइयो, किसी और को ना कहियो। आरव ने जैसे ही सुना कि साक्षी किचन में जाएगी, वह मौसी को देखकर बोला, नहीं नहीं मौसी, प्लीज़ साक्षी को किचन में मत भेजिए, और हो सके तो उसे वैसे भी किचन में मत भेजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा लेती है, फिर सभी उसके कारण परेशान हो जाएंगे। पास में बैठी हुई अम्मा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय दैया, तो क्या लड़की को कभी किचन में नहीं भेजोगे? लड़की है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। ज़रूरत क्या है अम्मा, मेरे घर में इतने नौकर हैं कि बिना किचन में जाए पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर साक्षी की तरफ देखते हुए आरव जोर से बोला, और तुम्हें भी कह रहा हूँ, किचन में तुम अपने पैर भी मत रखो, नहीं रखोगी। साक्षी वहीं दरवाजे पर खड़ी अपनी गर्दन 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट की तरफ घुमा कर रह गई, और आरव दरवाजे से बाहर चला गया, जबकि पूरा घर एक दूसरे को ऐसे देख रहा था मानो जैसे उन्होंने क्या देख लिया हो। पूजा बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरव बहुत ही डेस्परेट टाइप का है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मौसी ने सवाल किया। हमेशा ही इतना चिपकता है अपनी बीवी से, पूजा ने मुंह बनाते हुए बोला। नई नई शादी हुई है, उनका मन तो बहकता ही है ना, मौसी ने कहा। पूजा की माँ बोली, लेकिन बहन जी, इतना तो ना बहकता है कि किचन में ना जाया करो, चप्पल के बगैर ले गया था तो इतनी नाजुक गुड़िया तो नहीं है कि 4 कदम बिना चप्पल के नहीं चल सकती। जानवी भाभी जो किसी वक्त से बाहर आ रही थी बोली, साक्षी तो पूरी ज़िंदगी के लिए किचन से छुटकारा मिल गया, मुझे भी कोई कह देता कि तुम पूरी ज़िंदगी किचन में नहीं जाओगी तो मैं भी खुशी खुशी मान जाती। कहकर उन्होंने अपनी सास की तरफ देखा, जो अभी अभी शॉल में अपने आप को पूरी तरह से छुपाकर सोफे के कोने में दुबकी हुई बैठी हुई थी। इस तरह अपनी बहू की बात सुनकर वह जानवी से बोली, अरे उसके घर में नौकर चाकर हैं, वो काम कर देंगे, तू भी बोल अपने पति से कि उतना कमाए कि घर में नौकर की लाइन लगा दे, फिर ना कहूँगी कि तुमको कि रसोई में जाकर काम करो, और अभी जल्दी से जाके चाय बना के लाओ, बड़े देर से बैठी हूँ मैं यहाँ पर। जानवी भाभी अपना मुंह बनाते हुए फिर से किचन की ओर चली गईं, जबकि वह छोटा बच्चा मुन्ना ऊपर छत पर चलते हुए जब नीचे उतरा तो साक्षी को देखते हुए बोला, देखा जान, तुमको बुलाने के लिए जान आया था ना, और तुमने मेरी जान लेने के लिए निकल गई थी। उसकी बात को सुनकर पूरा घर एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़ा, सिवाय पूजा के, जो अब तक यह सोचकर खुश थी कि वह आरव कपूर से बच गई और उसकी जगह पर साक्षी की शादी हो गई। लेकिन अब शायद उसे अपने फैसले पर अफसोस होने लगा था। यहाँ आरव और साक्षी की तस्वीर जिसे किसी ने खींची थी, वह तस्वीर एक मोबाइल पर भेजी जा चुकी थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे, लेकिन अभी एक लड़की आलस में सोई हुई थी। लड़का अपनी बाइक से चाबी उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, रंभा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कम से कम उठकर बाय तो कह दो। रंभा अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए बोली, मेरे बाय बोलने से तुम जल्दी पहुँच जाओगे क्या? सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, जाओ। लड़के ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और वापस अपने काम पर चला गया। रंभा, जिसकी नींद पहले ही खुल चुकी थी, उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया और मैसेज चेक करने लगी। उसके किसी कॉलेज फ्रेंड ने एक मैसेज भेजा था। उसने उस फोटो को डाउनलोड किया। उसमें आरव और साक्षी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उनकी आंखों को देख रहा था। साथ ही नीचे लिखा हुआ था, आरव कपूर, द न्यू रोमियो इन आवर टाउन। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को समेटा और बोली, इतने प्यार से कभी तुमने मेरे चेहरे को हाथ नहीं लगाया, और 4 दिन आई हुई इस लड़की से इतना प्यार, मेरी जिंदगी को बेकार खंडहर की तरह बना दिया और खुद के लिए प्यार का ताजमहल तलाश रहे हो। रंभा ने तस्वीर को जूम किया। तस्वीर जूम करके साक्षी के चेहरे पर आकर रुक गई। पर फिक्र मत करो, तुम्हारी खूबसूरत बीबी ज़्यादा दिन तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी, कहकर वो मुस्कुराई और फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर फिर से सो गई।